नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं जीपी वर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल साइंस विद जीपी वर्मा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो हमारा वीडियो पिछले टॉपिक से रिलेटेड ही है। तो और पिछला टॉपिक अगर आपने नोटिस किया और आपने देखा हो तो पिछला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में मैंने आपको परमाणु के बारे में बताया था, परमाणु के मॉडल के बारे में बताया था, परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया था, उसकी संरचना के बारे में बताया था, साथ साथ में नाभिक के बारे में, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तीनों मूल कणों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब अगला जो टॉपिक यहाँ पर होने वाला है उस टॉपिक की बात करें, वो टॉपिक परमाणु से ही रिलेटेड है और परमाणु का सेकंड पार्ट यहाँ पर होगा। थर्ड पार्ट भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा और थर्ड पार्ट से पहले मैं आपको सेकंड पार्ट की यहाँ पर बात करता हूँ। तो मेन जो टॉपिक आज हमारे पास में होगा वो टॉपिक है, तो टाइम की बचत करता हूँ, डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक हमारे पास में होने वाला है उस टॉपिक का नाम है परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। आपको अच्छी तरीके से पता है, दोनों नाम बिल्कुल सुने हुए लग रहे हैं, एग्जामों में बिल्कुल इजी पॉइंट्स आते हैं, फिर भी हम गलती कर देते हैं। तो एग्जामों में हमारी गलती नहीं हो उसको यहाँ पर सुधारना हमको, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एग्जामों में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है आज के टाइम में, और अच्छी तरीके से पता है कि बच्चे बहुत ही मेहनत करते हैं। तो हम साथ साथ मेहनत करें, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं हो, और इजी क्वेश्चन तो खासकर गलत कभी नहीं होने चाहिए। चलो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो तो गलत हो जाए तो इतना माइंड में प्रॉब्लम नहीं आती है, माइंड प्रेशर नहीं आता है, लेकिन अगर कोई इजी सवाल अगर हमसे गलत हो जाता है तो उसका प्रेशर हमारे माइंड में बहुत आता है। तो कुछ ऐसे सवालों के बारे में बात करते तो देखे जा। यहाँ पर आज का टॉपिक है परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। तो परमाणु क्रमांक क्या है और परमाणु भार क्या है, तो देखिए जा। यहाँ पर नामों को जरूर फोकस करना है, क्योंकि एग्जामिनर नाम चेंज करके देता है और नाम चेंज करने से हमारे सीधे क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो नाम चेंज करो, खूब करो एग्जामिनर, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर डीपली पढ़ेंगे अच्छे ढंग से, तो इसी कारण हमारा क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा। तो देखिए मेरे साथ, यहाँ पर पहला पॉइंट है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक का सेकंड नाम होता है परमाणु संख्या, और परमाणु संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है एटॉमिक नंबर कहा जाता है। यहीं पर दूसरा पॉइंट होगा परमाणु भार, और परमाणु भार को कहा जाता है द्रव्यमान संख्या, और द्रव्यमान संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है क्या, एटॉमिक वेट कहा जाता है। तो इन दोनों के बारे में चर्चा करनी, साथ में न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन्स की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, वो सभी यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए जरा, सबसे पहला पॉइंट है परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। डायग्राम के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, यहाँ पर जरा देखो, बात करते हैं, मेन बात है परमाणु शक्ति, तो बात परमाणु की करेंगे। ये परमाणु और ये परमाणु का नाभिक, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर पहला पॉइंट हमारा होगा परमाणु क्रमांक का। तो परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, तो देखिए जरा, तो परमाणु क्रमांक हम कह सकते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित केवल प्रोटॉन की संख्या, केवल प्रोटॉन की संख्या ही उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है। केवल किसकी संख्या, प्रोटॉन की संख्या। अब पता होना चाहिए कि परमाणु के नाभिक में क्या क्या चीजें पाई जाती है। तो नाभिक में प्रोटॉन भी पाए जाते हैं, नाभिक में न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक में हम कह सकते हैं कि केवल प्रोटॉन की संख्या ही उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है। तो नोटिस करो जरा, यहाँ पर बात हुई परमाणु क्रमांक की, और परमाणु क्रमांक हमारा कहलाता है प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। अच्छा देखिए, अब प्रोटॉन की संख्या तो होगी हमारे पास में, परमाणु क्रमांक कहलाता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। यहां पर हम लिख सकते हैं प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। लेकिन एक चीज यहां पर नोटिस करनी है हमेशा आपको, कि जितने नाभिक के अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जितने नाभिक के अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं उतने ही नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जितने नाभिक के अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं उतने ही नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे अगर बात करते हैं, माना कि नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या यदि 5 है, तो इलेक्ट्रॉनों की, प्रोटॉनों की संख्या यदि कितनी है, 5 है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, बाहर, नाभिक के बाहर कितनी होंगी, 5 ही होंगी। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं जितने परमाणु क्रमांक है उतनी ही प्रोटॉन की संख्या है, और जितनी प्रोटॉन की संख्या है वहीं पर ही उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या बराबर किसके होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। और यदि बात करते हैं परमाणु क्रमांक की, तो हो चुका है क्लियर, परमाणु क्रमांक बराबर है प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या बराबर में इलेक्ट्रॉन की संख्या। और इस परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित किया जाता है यहाँ पर किससे, जेड से, कैपिटल जेड से। परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल जेड से किया जाता है। चलो यहाँ पर बात हुई परमाणु क्रमांक की, लगे हाथ हम बात करते हैं परमाणु भार के बारे में।
परमाणु भार क्या चीज होती है? परमाणु भार के बारे में कह सकते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या, अब रिपीट कर रहा हूं, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या, पर दोनों आ रहे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग ही उस तत्व का परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि परमाणु भार बराबर में प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग ही हमारा कहलाता है क्या, परमाणु भार। और परमाणु भार को प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल ए से। परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल जेड से, परमाणु भार को प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल ए से। अब बात करते हैं इसके अलावा जो चीजें क्लियर हो चुकी है, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, परमाणु भार किसे कहते हैं। अब आगे बात करते हैं इन दोनों के बारे में। तो जरा देखो, अगर फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जेड से इसको प्रदर्शित करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग होगा जेड बराबर में पी और पी बराबर में हो जाएगा ई, क्योंकि परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित किया था जेड से, जेड बराबर में पी होगा, प्रोटॉन की संख्या बराबर में हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ पर अगर चर्चा की जाए इधर, तो परमाणु भार को प्रदर्शित किया जाता है ए से, ए बराबर में हो जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन हम इस सूत्र के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि Z बराबर में P और P बराबर में E होता है। तो यहाँ पर अगर आप प्रोटॉन के साथ, प्रोटॉन के अलावा अगर यहाँ पर परमाणु क्रमांक जोड़ दे तो भी आंसर हमारा परमाणु भार ही आएगा। अगर यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या ले ले तो भी परमाणु भार ही आएगा। यहाँ पर यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या न्यूट्रॉन में जोड़ दी जाए तब भी परमाणु भार ही आएगा। तो कहने का मतलब ये, प्रोटॉन की अपेक्षा अगर यहाँ पर परमाणु क्रमांक को जोड़े तब भी आंसर परमाणु भार आएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या को जोड़ोगे तब भी आंसर परमाणु भार ही आएगा। इनके बारे में भी देखो, परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो परमाणु क्रमांक को हमेशा लिखने की बात होती है, तत्व के कहाँ लिखा जाता है। देखो इसको खोज की बात मैं आपको बताता हूँ। परमाणु क्रमांक की खोज करने वाले वैज्ञानिक की अगर हम बात करते हैं तो परमाणु क्रमांक का खोजकर्ता कौन है, तो परमाणु क्रमांक की खोज करने वाले वैज्ञानिक हमारे पास में हैं हेनरी मोजले। बता देना चाहता हूं, एक अच्छा क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक की खोज किसने करी थी, तो परमाणु क्रमांक की खोज करने वाला वैज्ञानिक है हेनरी मोजले। आपको पता होना चाहिए हेनरी मोजले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता है, जिसने सन 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी का जो प्रतिपादन किया था। क्योंकि सन 1913 से पहले अगर बात करते तो केवल परमाणु भार को वरीयता दी गई थी। 1913 में हेनरी मोजले ने परमाणु क्रमांक की सबसे पहले व्याख्या की गई। तो परमाणु क्रमांक का जनक कहा जाता है किसको, हेनरी मोजले को कहा जाता है। उससे पहले परमाणु भार के बारे में बात की जाती थी। अब परमाणु क्रमांक को तत्व के लिखा जाता है, हमेशा ध्यान रखना, तत्व के नीचे लिखा जाता है। तत्व के नीचे लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, तत्व के नीचे लिखते हैं। और बात करते हैं परमाणु भार के बारे में, तो परमाणु भार की हमेशा चर्चा किया है तो इसको लिखा जाता है तत्व के ऊपर लिखते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, परमाणु क्रमांक को हमेशा लिखा जाता है तत्व के नीचे, परमाणु भार को हमेशा लिखा जाता है तत्व के ऊपर लिखा जाता है। अब जरा अच्छी तरीके से एक चीज को देखिए, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं आपके लिए, जरा ढंग से देखना। गलती हो जाती है हमसे एग्जामों में, तो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। एक एग्जाम्पल हमारे पास में अगर हम बात करते हैं तो जैसे 18 आर्गन 36, ये 18 आर्गन 36 मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिया, 18 आर्गन 36। यहां पर अगर बात करते हैं तो यहां पर तत्व आर्गन, तत्व का प्रतीक है आर्गन या, और बात करते हैं यहाँ पर परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक हो गया यहाँ पर जेड हो गया नीचे 18 और ए हो गया 36। ये तो ध्यान रखना, परमाणु क्रमांक को हमेशा लिखा जाता है नीचे, परमाणु भार को हमेशा लिखा जाता है ऊपर लिखा जाता है। परमाणु क्रमांक नीचे, परमाणु भार हमेशा कहाँ लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है। तो ए हो गया 36 और जेड हो गया यहाँ पर कितना, 18 हो गया। अब अगर बात किया कि सर अगर हम आप अगर इसको यहां पर लिख दिया जाए ये इस तरीके से, तो क्या ये सही है या गलत है, तो ये बिल्कुल सही है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये सही है, क्योंकि ऊपर हमेशा लिखा जाता है परमाणु भार, नीचे हमेशा लिखा जाता है परमाणु क्रमांक। आगे पीछे की प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ऊपर हमेशा परमाणु भार होगा, नीचे हमेशा परमाणु क्रमांक होगा। तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए कि सर जी ये तो आगे या पीछे, नहीं, हमें ऊपर नीचे पर ध्यान देना। ऊपर परमाणु भार होना चाहिए हमेशा, नीचे परमाणु क्रमांक होना चाहिए। तो बात करते हैं आगे, देखिए अब अगर एग्जामों की दृष्टि से बात करें, थर्ड पॉइंट हमारे पास में आएगा, वो आएगा न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकाली जाती है? तो न्यूट्रॉनों की संख्या मैं आपको निकालना बताऊंगा, उससे पहले कुछ परमाणु भार से रिलेटेड बात करते हैं। तो देखिए जरा मेरे पास बोर्ड पर बने रहिए, बोर्ड पर। तो साथियों देखिए, अब हम चर्चा थोड़ी सी और करते हैं परमाणु भार से रिलेटेड। कुछ और क्वेश्चन पूछाते हैं। रेलवे के एग्जाम में एक सवाल पूछा गया था, परमाणु भार का SI मात्रक क्या होता है? परमाणु भार का SI मात्रक क्या होता है? तो परमाणु भार का SI मात्रक होता है AMU, और इस AMU को कहा जाता है साथियों एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हिंदी में कहा जाता है परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो परमाणु भार का SI मात्रक होता है AMU, और AMU कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, या इसको परमाणु द्रव्यमान इकाई भी कहा जाता है। जबकि साथ साथ में और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, परमाणु भार का जो अंतरराष्ट्रीय मानक, अंतरराष्ट्रीय मानक, मात्रक नहीं हम बात करें मानक, और मानक है हमारे पास में कार्बन 12 C12। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक, और मानक है कार्बन 12। इसी बेस पर अगर थोड़ी सी बात और करते तो साथ में और चीज मैं आपको बताता हूं कि कार्बन के 12 ग्राम, कार्बन के 12 ग्राम या 1 मोल में उपस्थित कणों की संख्या कह सकते हो, परमाणुओं की संख्या कह सकते हो, कार्बन के 12 ग्राम या 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ये होती है 6.023 गुणा 10 की घात 23। कार्बन के 12 ग्राम या 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो कार्बन के 12 ग्राम या 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 6.023 गुणा 10 की घात 23 होती है, और 6.023 गुणा 10 की घात 23 संख्या को कहा जाता है आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या भी कहा जाता है। यहाँ पर इस सवाल को काफी टाइप से पूछा जाता है। कार्बन के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.023 गुणा 10 की घात 23 होती है। 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.023 गुणा 10 की घात 23 होती है। आवोगाद्रो संख्या किसे कहते हैं? 6.023 गुणा 10 की घात 23 होती है। ये भी कह सकते हैं कि किसी, ये कह सकते हैं कि किसी पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या 6.023 है, तो उसको क्या कहा? 6.023 गुणा 10 की घात 23 है, तो उसे क्या कहा था? तो उसको 1 मोल भी कहा जाता है। तो इस टाइप से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारे सवाल गलत नहीं हो, इसके लिए हमको इन चीजों को देखना है। तो परमाणु भार का अंतर SI मात्रक तो AMU होता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय मानक होता है क्या? कार्बन 12, और कार्बन 12 ग्राम में 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या होती है 6.023 गुणा 10 की घात 23 कण होते हैं, और इन्हें कहा जाता है आवोगाद्रो संख्या। तो आवोगाद्रो संख्या ये कहलाती है। अब हमारे पास में आता है न्यूट्रॉनों की संख्या किस तरीके से निकालनी है, प्रोटॉन की संख्या कैसे निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालनी है, परमाणु भार कैसे निकालेंगे, परमाणु क्रमांक कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए चर्चा करते हैं। देखिए जरा बोर्ड पर मेरे साथ। तो साथियों देखिए, पिछला पार्ट परमाणु क्रमांक और परमाणु भार हो चुका है। इसी से रिलेटेड अगला पॉइंट हमारे पास में न्यूट्रॉनों की संख्या। अब यहाँ पर केवल न्यूट्रॉनों की संख्या ही हम ज्ञात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या के साथ में आपका परमाणु क्रमांक भी क्लियर हो जाएगा, परमाणु भार भी क्लियर हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या भी क्लियर हो जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या पता लग जाएगी, प्रोटॉन की संख्या पता लग जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या पता लग जाएगी। सब चीजें बिल्कुल यहीं पर क्लियर होने वाली। तो अच्छी तरीके से ध्यान देना। अब जो पॉइंट्स आ रहे हैं इन चीजों के ऊपर हमने लिखा है न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना। तो देखो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि न्यूट्रॉन बराबर में क्या होंगे, तो हम कह सकते हैं परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। तो कह सकते हैं कि परमाणु भार में से यदि परमाणु क्रमांक को घटा दिया जाए तो किसकी संख्या निकल के आ जाएगी? न्यूट्रॉन की। अर्थात हम कह सकते हैं कि n बराबर में होगा a माइनस जेड। n बराबर में क्या होगा? a माइनस जेड। तो n बराबर में a माइनस जेड होगा। और हमें ये भी पता है कि z बराबर में p होता है, p बराबर में e होता है। तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं, इसी का सेकंड पार्ट हमारे पास आप ये भी लिख सकते हो कि n बराबर में हो जाएगा a माइनस p।
यहाँ पे इसी का थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं कि n बराबर में हो जाएगा a माइनस ई। कुल मिलाकर आप यहाँ पर कुछ भी करो, a में से चाहे परमाणु क्रमांक घटा, चाहे प्रोटॉन की संख्या घटाओ, चाहे इलेक्ट्रॉन की संख्या घटाओ, आपके पास में क्या निकल के आ जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या निकल कर आ जाएगी। तो अब यहाँ पर क्लियर करते हैं सवालों को। तो देखिए पहला सवाल मैं आपके लिए ले रहा हूँ, बड़ा इजी सवाल लेते जरा। यहाँ पर देखो जरा सवाल नंबर 1। यहाँ पर सब चीजों को क्लियर करना है हमको, बिल्कुल एक भी चीज यहाँ पर डाउट में नहीं रहनी चाहिए, सर ये चीज क्लियर नहीं हो तो क्लियर करो बिल्कुल। एग्जाम का एक सवाल है हमारे पास में, तो जैसे कह सकते हैं 86 रेडॉन 222, 86 रेडॉन 222 में हमें याद करनी है न्यूट्रॉन की संख्या, ज्ञात कीजिए। ठीक है, बड़ा इजी सवाल है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सर जी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, सवाल बिल्कुल इजी है। 86 रेडॉन 222 में न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने बड़ा इजी क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास, लेकिन इसके साथ में अब हमको एक ही सवाल में क्लियर कर देते, 2 सवाल में तो बिल्कुल इजी हो जानी चाहिए चीजें। तो देखो जरा, पहली कंडीशन यहाँ पर ये पता होना चाहिए दिए क्या क्या है। तो मैं आपको यहाँ पर जेड के बारे में और ए के बारे में बात करता हूँ। जेड जेड की जैसे कि मैंने बात की कि जेड कहा जाता है परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक हमेशा कहा लिखा था तत्व के नीचे। तो नीचे फोकस करो, नीचे फोकस करने पर आता है हमारे पास में संख्या कितनी, 86। तो जेड बराबर में हो जाएगा हमारे पास में कितना, 86। और बात करते हैं ऊपर के बारे में, तो ऊपर है 222 और ऊपर लिखा जाता है परमाणु भार को, और परमाणु भार यहाँ पर कितना है 1, और ये कितना हो गया 222। तो परमाणु क्रमांक हो गया 86, परमाणु भार हो गया 222। 2 चीजें क्लियर हो चुकी है, और 2 के साथ में 2 और चीजों क्लियर करो, क्योंकि जेड बराबर में होता है पी और पी बराबर में होता है क्या, ई। तो यहाँ पर हो जाएगा पी कितना 86। हालांकि सवाल में काम नहीं है, लेकिन सवाल में काम नहीं है, लेकिन फिर भी हम हमारी उसके लिए क्लियर कर लेते हैं कि सर जी यहाँ पर प्रोटॉन कैसे निकलेंगे। तो जेड बराबर में पी, तो मतलब प्रोटॉन कितने 86, और पी बराबर में ई, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने 86। दोनों चीजें क्लियर हो चुकी है। साथ साथ में जेड का मान 86 दे रखा है, तो जेड बराबर में पी मतलब 86, और पी बराबर में ई होता है, इसका मतलब कितना 86। तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या भी 86, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 86, यहाँ पर परमाणु क्रमांक भी 86 है, लेकिन यहाँ पर परमाणु भार कितना दे रखा है, 222 दे रखा है। हमें याद करनी है यहाँ पर क्या, न्यूट्रॉन की संख्या। बड़ा इजी है, न्यूट्रॉन की संख्या अगर याद करनी है तो n बराबर में क्या होता है, a माइनस जेड। अरे a की अगर बात करते हैं तो दे रखा है 222, और z की बात कर रखे दे रखा है 286। तो लेफ्ट कर दो, आपके सामने न्यूट्रॉन की संख्या निकल के आ जाएगी। तो 12 में से 6 गए तो 6 बच गए यहाँ पर, 11 में से 8 गए तो 3 बच गए यहाँ पर 1, अर्थात आगे 136। तो न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर निकल के आ गई 136। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बिल्कुल सीधा फोकस करके रखो एग्जामों की दृष्टि से, कि जब भी अगर पूछा जाए न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या अगर करनी है तो ऊपर वाले में, जरा यहाँ पर देखो सवाल में, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दो, न्यूट्रॉन की संख्या निकल कर आ जाएगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऊपर वाले में से नीचे वाले की संख्या को घटा दो, न्यूट्रॉन की संख्या निकल के आ जाएगी। क्योंकि ऊपर लिखा होता है परमाणु भार, नीचे लिखा होता है परमाणु क्रमांक, और परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक जाएगा तो हमारे पास में न्यूट्रॉन की संख्या निकल के आ जाएगी। लेकिन सवाल में अगर ये कहता है यहाँ पर कि यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो बिल्कुल डाउट की क्लियर है, क्योंकि जेड बराबर में पी होता है, जेड का मान 86, तो प्रोटॉन में कितने होंगे 86। तो बिल्कुल सवाल को सॉल्व करिए, आप आंसर दे सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना कि न्यूट्रॉन निकालने तो ऊपर वाले में से नीचे वाले की संख्या को घटा देते हैं, ठीक है। साथ साथ में एक सवाल और मैं आपको क्लियर कर देता हूं, फिर बात करते हैं आगे। देखो जरा नेक्स्ट सवाल। तो साथी देखो नेक्स्ट जो सवाल आपके पास में लिख रहा हूं, उस सवाल का है कौन में यूरेनियम 235 में वही न्यूट्रॉन की संख्या याद करनी है हमको। तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, वही सवाल, वही न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, वही मुद्दे पर आते हैं हम हमारे पे। तो सवाल भी किया 92 यूरेनियम 235, नीचे लिख रखा है 92, ऊपर लिख रखा है 235। नीचे लिखा जाता है जेड, जेड बराबर में हो गया 92, ऊपर लिखा जाता है ए हो गया 235। अर्थात कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक यहाँ पर क्लियर हो चुका है। परमाणु क्रमांक कितना हो चुका है, परमाणु क्रमांक हो गया 92, और परमाणु भार हो गया यहाँ पर 235। तो बात करें न्यूट्रॉन की, उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो साथियों दिमाग में ख्याल आ होगा कि जेड बराबर में पी, तो पी कितना 92, और पी बराबर में तो ये कितना 92। अब बचा हमारे पास में क्या एन, एन बराबर में क्या होता है ए माइनस जेड, अर्थात ऊपर वाले में से नीचे वाले घटा दो, तो 235 माइनस 92, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास में 5 में से 2 गए 3, 13 में से
143 यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या निकल के आगे कितनी साथियों 143। तो ये हमारे पास में सभी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। परमाणु क्रमांक क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, परमाणु भार क्लियर हो जाना चाहिए, साथ साथ में न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो सही प्रकार की संख्या यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए बिल्कुल। अब मैं आपको ये इस टॉपिक को मैं यहीं पे क्लियर कर रहा हूँ, बस यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो आपको कल या परसों में आपको जनरेट कर दूंगा बिल्कुल, और नेक्स्ट वीडियो इससे रिलेटेड होगी जो होंगे समस्थानिक समवायी संगठन। अगर उस टॉपिक को समझना चाहते हो, मैं दोबारा उस टॉपिक को अगर समझना चाहते हो नेक्स्ट वीडियो को, तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, अच्छी तरीके से देख लेना। अगर ये चीजें क्लियर होगी तो नेक्स्ट वीडियो में मात्र और मात्र आपको 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट पूरा वीडियो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। देखकर आंसर आप मेरे समझाने से पहले आप आंसर दे दो उस टॉपिक के, तो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो यहीं पर इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। और साथियों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम आपके लिए और भी काफी अच्छी चीजें लेके आएंगे। और जो मैं आपको नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो भी आपके लिए अपलोड करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप उसको भी देखना, क्योंकि मैं कुछ सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करूंगा, कुछ आपकी स्टडी के बारे में डिस्कस करूंगा, कुछ राजस्थान प्लस के पटवार के बारे में डिस्कस करूँ, क्योंकि आपको पता है कि एग्जामों के बारे में दिया है अभी, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपसे साथ बात कर रहा हूँ। तब तक मिलते हैं, गुड बाय।